Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine, my dear students. Today we will continue question season with hydrocarbon. ओके तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स वाले पार्ट को लेंगे, राइट। और जैसे कि आपने कहा था कि सर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए, तो बेटा क्या करना है, वही फॉर्मेट है हमारा कि क्वेश्चंस लेना है और क्वेश्चंस के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो फॉर्मेट यही रहेगा हमारा, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को हम बेटा क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये फॉर्मेट रहने वाला है। इससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हाइड्रोकार्बन से, वो कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की, राइट। अब पीछे एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको और मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन का अगर आप मुझे आंसर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने आंसर नहीं इसे सॉल्व नहीं किया है तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, राइट। और होपफुली कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ओके, देखो और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स लिए हुए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखने में शायद आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को देख रहे होंगे। ओके, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, राइट। अब बेटा यहाँ देखो, तो वो ये फोकस कर रहा है रेजोनेंस पर। क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? तो रेजोनेंस में देखो, और एक टर्म यूज़ किया उसने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, यानी कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस में है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, राइट। तो मुझे ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है ये मेरे या फिर रेजोनेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल को आप बेटा क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। ओके, अब आप ये देखो बेटा, रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो ध्यान में रखते हैं, मूवमेंट किसका होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट किसका होता है। तो बेटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा किसका होगा, लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन का। बट पोजीशन किसकी फिक्स रहना है, बट पोजीशन ऑफ एटम्स फिक्स्ड, है ना। पोजीशन ऑफ एटम्स फिक्स्ड। तो जो एटम्स की पोजीशन है बेटा वो फिक्स रहती है किसमें, रेजोनेंस में। तो ये बात आपको मालूम है। तो अगर इतनी सी बात मालूम है ना तो आंसर तक आप जा सकते हैं। एटम्स की पोजीशन बेटा कैसी रहेगी, रेजोनेंस में फिक्स रहेगी। तो आप देखो क्या यहाँ एटम्स की पोजीशन फिक्स है। अगर हम इन 4 नाइट्रोजन एटम्स की बात करें, तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन एटम की पोजीशन तो फिक्स है ना बेटा। देखो यहाँ चारों नाइट्रोजन एटम्स की पोजीशन कैसी है बेटा, फिक्स्ड है। बट क्या लग रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन क्या फिक्स्ड है। तो मुझे ये देखना है क्या यहाँ मैं जो ले रहा हूँ, जो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन फिक्स है। इस वाले इस पे देखो, ये 1-2 पोजीशन पर है हाइड्रोजन और ये 1-3 पोजीशन पर है। और अगर इसे देखें दोनों 1 पोजीशन पे है, यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है वो बेटा डिफर कर रही है, राइट। और जब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफर कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। कितना ईजी क्वेश्चन था ये। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो तीनों आपके कैसे होंगे, 1, 2 एंड 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो होपफुली कि ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, राइट। देखो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन देख के मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है बेटा, और ये देख लो कैसा अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, राइट। तो ये जो बेटा है वो हमारा सेकेंडरी हैलाइड्स है ना, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगर इसकी हम बात करें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब मुझे ये देखना है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होगा। और जो एल्कोहलिक KOH लिया हुआ है, तो बेटा एल्कोहलिक KOH किसको फेवर करेगा, एल्कोहलिक KOH फेवर करेगा किसको बेटा, एलिमिनेशन को, है ना। किसको फेवर करेगा बेटा, ये एलिमिनेशन को। यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें बेटा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कीन मिलेगी। आगे ना बात समझ में, यानी कि जो प्रोडक्ट्स मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा आपको, अल्कीन मिलना है, राइट। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में, BR के रिस्पेक्ट में देखो, तो ये पोजीशन अल्फा है और ये पोजीशन अल्फा, एडजेसेंट साइड बेटा अल्फा ही होगी ना, और नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, बीटा। अब चूंकि बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो एलिमिनेशन किस पोजीशन होना है, अल्फा पोजीशन से। या तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो इस वाली पोजीशन से, इसे नंबर दे दो 1, 2 या 3,
या तो 1 पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा या 3rd पोजीशन से। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा वो मोर स्टेबल अल्कीन बनेगी, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगी, मोर स्टेबल अल्कीन। यानी कि हिंट मैंने आपको दे दिया कैसी बनेगी अल्कीन, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल अल्कीन को आप क्या बोलते हैं, आप मोर स्टेबल अल्कीन को कहते हैं सेट-ज़ेप प्रोडक्ट, राइट। यानी कि सेट-ज़ेप प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप बोलते हैं सेट-ज़ेप प्रोडक्ट। और सेट-ज़ेप प्रोडक्ट बेटा कैसा होता है आपका, थर्मोडायनामिकली स्टेबल, थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है, राइट। ये कह रहा हूँ मैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर इतनी हिंट है ना आपके पास तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा जो एल्कोहलिक KOH है ना हमारा बेटा, इस क्योंकि इस सबस्ट्रेट पे भी तो इस रीजेंट पे तो डिपेंड करना है, तो जो सब एल्कोहलिक KOH है वो अनहिंडर्ड है ना। कैसा है बेटा, ये अनहिंडर्ड है। तो अनहिंडर्ड एल्कोहलिक KOH है तो वो किसको फेवर करेगा, वो फेवर करेगा मोर स्टेबल अल्कीन को। किसे बेटा फेवर करेगा, वो फेवर करना है किसको, मोर स्टेबल अल्कीन को फेवर करना है। अनहिंडर्ड अल्कीन फेवर्स मोर स्टेबल अल्कीन। अगर हिंडर्ड अल्कीन होता, सॉरी हिंडर्ड अगर हमारा बेस होता तो वो किसको फेवर करता बेटा, लेस स्टेबल अल्कीन को। तो यानी कि मोर स्टेबल अल्कीन कहाँ से फॉर्म होगी, यानी कि जो प्रोटॉन निकलेगा बेटा वो इस वाली पोजीशन से निकलेगा। कहाँ से निकलना है मैं मेंशन कर देता हूँ बेटा, वो यहाँ से निकलेगा। यानी कि इस वाली पोजीशन से H निकलेगा, इस वाली पोजीशन से H निकलना है। यहाँ से H एलिमिनेट होगा और यहाँ से Br। तो यहाँ जो OH है बेटा वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए बेस बिहेव करता है। तो ये बेस क्या करेगा बेटा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट, और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो Br इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो Br बेटा कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव आउट कर जाएगा यहाँ से। ओके, गुड लिविंग ग्रुप है। तो यानी कि जो अल्कीन बनेगी ना बेटा, वो अल्कीन क्या बनेगी आपकी, CH3 देन CH देन डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहलाएगी। यानी कि एक अल्काइल ग्रुप इस साइड में इस डबल बॉन्ड के और एक डबल बॉन्ड के इस साइड में अल्काइल ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं डाई, ऐसा भी टर्म स्टेटमेंट में यूज़ कर सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम क्या कहेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो क्वेश्चन पूछने के एग्ज़ाम में आपके चांस रहते हैं कि आपसे इस टाइप का सवाल एग्ज़ाम में पूछे, राइट। तो अगर मैं और ईज़ ऑफ, इसे बेटा क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग बेटा क्या हो गया, दैट इज़ रिमूवल ऑफ क्या, देखो डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलाइड्स, है ना। हेलाइड्स में क्या निकल रहा है यहाँ से बेटा, Br निकल रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ HBr, दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट। अब क्या मैं अगर मैं आपसे ये कहूँ एक टर्शियरी हेलाइड है ना, एक टर्शियरी हेलाइड है बेटा और एक सेकेंडरी हेलाइड दिया हुआ है और एक आपका प्राइमरी हेलाइड है। तो आपको ये बताना है ईज़ ऑफ, आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है कि ईज़ ऑफ, आपको ये बताना है ईज़ ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस में होगा, यानी कि रेट की बात कर लो हम ना, रेट ऑफ ईज़, या ईज़ भी बोल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। ईज़ ऑफ यानी कि ईजिली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस में होना है, ईज़ ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये बताना है आपको। ओके, तो ईज़ ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का ऑर्डर क्या हुआ, तो ऑर्डर बेटा किस में होगा, जो हिंडर्ड हेलाइड्स होगा ना, हिंडर्ड हेलाइड्स, तो जितना हिंडर्ड हेलाइड्स होगा तो उसमें एलिमिनेशन फास्ट होगा। ये टर्शियरी हेलाइड है, ये सेकेंडरी हेलाइड है, ये प्राइमरी हेलाइड है। तो ईज़ ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, टर्शियरी हेलाइड में सबसे फास्ट होगा, उससे कम सेकेंडरी हेलाइड, देन प्राइमरी हेलाइड। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो साथ में इस क्वेश्चन के मैंने ये भी डिस्कस कर दिया है। ओके, तो होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। देन नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बताना है मुझे, रिलेटिव रेट्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो मुझे बताना है कि अल्कीन्स में हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर किस में ज़्यादा होगा। तो बेटा आप ऐसे समझ लो, यानी कि जो रिलेटिव रेट्स है ना, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है ना बेटा, और रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है जो
वो इस बात पे डिपेंड करेगा, इज़ लेस हिंडर्ड या आप कह सकते हो अनहिंडर्ड अल्कीन पर, है ना। तो यानी कि जो अल्कीन आपकी अनहिंडर्ड होगी उसमें क्या होगा, रेट फास्टर होगा। अनहिंडर्ड अल्कीन के केस में क्या होगा बेटा, रेट फास्टर, ठीक है ना। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये हिंट हो गया आपका, राइट। तो हिंट बेटा क्या हो गया, हिंट हो गया आपका अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड अल्कीन के केस में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। तो आप देख लो, अगर एक आपके पास एथिलीन है, एक एथिलीन है, सपोज ये एथिलीन ये है CH2, एथिलीन कहते हैं ना इसे आप, एथिलीन है, ओके। और एक कंपाउंड एथिलीन है, और सेकेंड प्रोपीन है। प्रोपीन बेटा स्ट्रक्चर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है सेकेंड स्ट्रक्चर। और थर्ड बेटा क्या, 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन तो मालूम है ना स्ट्रक्चर, 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 देन 4, डबल पोजिशन, 2 पोजिशन में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो 2 ब्यूटीन यहाँ से लिखेंगे आप, बाकी आप हाइड्रोजन टेट्रावेलेंट है कार्बन, तो उसकी हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप, तो 2 ब्यूटीन ये होगा, राइट। तीसरा स्ट्रक्चर ये। फिर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, तो 4 स्ट्रक्चर, 4 कार्बन ड्रॉ कर लो आप, 1 2 3 4, नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3 देन 4। 2 पोजीशन पे बेटा डबल बॉन्ड भी है, और 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप भी है, राइट। अब हाइड्रोजन हम लगा लेंगे यहाँ पर, ये आपको लगाना आता है यहाँ पर, क्योंकि आपको एटलीस्ट क्या करना होता है, टेट्रावेलेंट बनाना होता है कार्बन को, ओके। तो फोर्थ स्ट्रक्चर ये आ गया। तो बेटा देखो किस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, यानी कि अनहिंड्रेड अल्कीन कौन सी बेटा, अनहिंड्रेड अल्कीन ये है ना। इसमें देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हिंड्रेंस बढ़ रही है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये हिंड्रेंस बढ़ गई यहाँ पर, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, राइट। ये बल्कि ग्रुप बढ़ गए, और जितने बल्कि ग्रुप बढ़ेगा ना उतना क्या होगा, उतना हाइड्रोजनेशन स्लो हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके केस में ज़्यादा होगा, फर्स्ट के केस में सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो बेटा ऐसा देखो आंसर कौन सा होगा, ऐसा आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। पहले एथिलीन होगा, देन प्रोपीन, देन 2 ब्यूटीन, देन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। बेटा देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं और भी आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन तो ये था, लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है। देखो सवाल क्या पूछा जा सकता है, इसी बात को, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बेटा देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जो 4 अल्कीन्स है ना, 4 अल्कीन्स जो मैंने लिया है, सपोज एक आपने लिखा था एथिलीन, फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, एथिलीन था, और दूसरा स्ट्रक्चर प्रोपीन था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन ड्रॉ करना आता है ये आपको। देन ब्यूटीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH देन CH3, ये ब्यूटीन है, राइट। 2 ब्यूटीन है, 2 मिथाइल ब्यूटीन लिखना है मुझे, तो अभी आपने स्ट्रक्चर लिखा था 2 मिथाइल ब्यूटीन, ये होगा CH3 CH3, और ये डबल बॉन्ड होगा, राइट, ये डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पर, CH CH3, है ना। अब अगर ये चारों एल्कीन्स की अगर मैं बात करूँ, सपोज इसे A कह दूँ मैं, इसे B, और ये C और D, इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, ओके। मेरा सवाल अगर ये हो जाए बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी को बेटा किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। यानी कि स्टेबिलिटी को बेटा किसके, हिंट क्या होगी, यानी कि हिंट क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी को किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे हम, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। किसके थ्रू बेटा एक्सप्लेन करेंगे, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन के केस में मालूम होता है जहाँ डबल बॉन्ड, देखो बेटा आपने कहा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होता है, या फिर कार्बोकैटायन हो उसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होता है, या फिर फ्री रेडिकल हो वहाँ हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होता है। तो इन कंडीशन में हाइपर कंजुगेशन रहता है, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, राइट। अब आपको ये मालूम है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो आपने कहा स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी बेटा कि उसकी ज़्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बेटा देखो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होना है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा, और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन अल्फा। तो यहाँ डी वाले केस में देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बेटा कितने, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ है अल्फा हाइड्रोजन एटम, और 3 यहाँ है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9, राइट। सी वाले केस में देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम बेटा यहाँ 3, ये अल्फा साइड हुई, और ये भी अल्फा साइड है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम बेटा कितना है 6। इस वाले केस में देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना बेटा 3, और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 0 ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जिसके केस में जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उसके केस में ज़्यादा होगी, राइट। तो एक में आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं, एक में 6, और एक में 3, और एक में 0। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, राइट।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है ना, आंसर लिख लेंगे आप। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलो मैं ये लिख देता हूँ। पहले क्या लिखेंगे, डी, देन सी, देन बी, देन ए। ओके, होपफुली यू गॉट इट, यस और नो। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। तो बेटा हम ये हाइड्रोकार्बन के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो अगला क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या पूछा उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन will give the maximum number of isomers when monochloro substitute product is obtained। यानी कि वन मोनोक्लोरिनेशन करना है। मोनोक्लोरिनेशन से मतलब ये सिंगल टाइम आपको क्या करना है बेटा, H को रिप्लेस करके Cl लगाना है। और उसने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स किस में मिलेंगे। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो। तो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस वाले में मुझे क्या करना है बेटा, देखो H को रिप्लेस करना है, Cl लगाना है, H को रिप्लेस करना है और क्लोरो प्रोडक्ट बनाना है ना, तो Cl लगाऊंगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड्स में, क्योंकि ये CH3 है तो ये मालूम है ये CH3 है, और ये भी मालूम है ये CH3 है, और यहाँ पर भी मालूम है CH3 है, राइट। और मुझे ये देखना है कि इन हाइड्रोजन एटम्स का एनवायरनमेंट कैसा है। तो आपको मालूम है कार्बन टेट्रावैलेंट है, बीच में भी कार्बन, चारों कार्बन की वैलेंसी तो फ्री होगी, बीच में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये अगर ए टाइप का हाइड्रोजन है बेटा, तो ये भी ए टाइप का हाइड्रोजन है। यानी कि इनमें जो एनवायरनमेंट्स है हाइड्रोजन का बेटा, एनवायरनमेंट कैसा है, वो सिमिलर एनवायरनमेंट है ना। सिमिलर एनवायरनमेंट का मतलब हो गया सारे हाइड्रोजन एक टाइप के हैं, यानी कि सारे हाइड्रोजन वन टाइप के हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे इसमें, बोलो बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे इसमें। अगर एक एच हटा के Cl लगाऊंगा तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और वो एक प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कोई एक प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, CH3 CH3, और इसे आप लिख लेंगे CH3, और फिर आपने क्या लिखा CH2, और एक H हटा के Cl लगा दिया सपोज, तो एक प्रोडक्ट ये मिल गया। अब चाहे कहीं पर भी लगाएं आप, तो कंपाउंड तो यही बनना है आपका। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई बात। फर्स्ट वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, एक मिलेगा, राइट। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में इसमें देखो बेटा, ये सारे ये सभी मालूम है आपको, ये CH3 ग्रुप है ना, ये मालूम है आपको। बॉन्ड नोटेशन दिया हुआ है, बॉन्ड नोटेशन अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि ये CH3 ही होता है, और बाकी मालूम है ये कार्बन है, राइट, ये कार्बन है, और यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंसी पूरी है। अब आप ये देखो, ये स्ट्रक्चर बेटा कैसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जैसी लेफ्ट हैंड साइड है ना, बिल्कुल राइट हैंड साइड भी वैसा ही है। तो यानी कि दोनों साइड्स का एनवायरनमेंट बेटा कैसा है, सेम एनवायरनमेंट है। अब जिस टाइप की नेचर इन हाइड्रोजन की होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन की नेचर होगी ना, तो एग्जैक्ट वैसी नेचर कैसी होगी, और राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन की होगी। तो आप देख लो, अगर ये ए टाइप हाइड्रोजन है बेटा, तो ये भी क्या है आपका, ये भी ए टाइप हाइड्रोजन है, और ये भी ए टाइप ही हाइड्रोजन है, और ये भी आपका ए टाइप हाइड्रोजन है। यहाँ से भी आपको अगर H रिप्लेस करके आप Cl लगाते हैं, तो यहाँ से भी आपको सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा कितने मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, मेथेन वाले केस में देखो, तो मेथेन के केस में बेटा क्या है, यहाँ पर भी आपको मालूम है सिमिलर एनवायरनमेंट है, टेट्राइडल होता है ना CH4, तो कोई एक H हटा के अगर आप Cl लगाएंगे तो एक ही कंपाउंड मिलेगा। वो कंपाउंड क्या मिल जाएगा, CH3 Cl, यानी कि मिथाइल क्लोराइड ही फॉर्म होगा। और यहाँ पे बेटा आप बताओगे क्या कंपाउंड बनना है, राइट। तो यहाँ पर भी कितने प्रोडक्ट्स मिलना है, इसमें भी 1 प्रोडक्ट्स मिलेगा, इसमें भी बेटा कितना प्रोडक्ट्स मिल रहा है, 1। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखा आपने एक एक प्रोडक्ट्स मिल रहा है। अब मुझे इस वाले में देखना है कि कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ओके, तब आपको ये मालूम है कि कंपाउंड जो है CH3 है, ये भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है, राइट, और यहाँ पर भी CH3 है। अब साथ में ये भी मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, राइट। तो जैसा एनवायरनमेंट लेफ्ट हैंड साइड का है, तो सिमिलर एनवायरनमेंट राइट हैंड साइड का है। यानी कि जैसा एनवायरनमेंट लेफ्ट हैंड साइड का है, वैसा ही एनवायरनमेंट बेटा कैसा है, राइट हैंड साइड का। तो क्योंकि मिरर इमेज हो गया ना, ये इतना पार्ट मिरर इमेज हो गया, जैसी लेफ्ट हैंड साइड है वैसी राइट हैंड साइड है। तो मुझे किसी एक साइड के हाइड्रोजन एटम्स को देख लेना है। तो अगर मैं देखूंगा बेटा, तो अगर ये ए टाइप की हाइड्रोजन है तो ये भी ए टाइप का ही हाइड्रोजन है, अगर ये ए टाइप का है तो ये भी ए टाइप का ही हाइड्रोजन है बेटा। अगर यहाँ से सिमेट्री है ना, यहाँ से सिमेट्री है, तो यहाँ से भी तो सिमेट्री है, यहाँ से भी सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया ना, जैसा इसका एनवायरनमेंट है वैसे ही इसका एनवायरनमेंट है। आप ये कह सकते हो ये मिरर इमेज है तो इसका भी एनवायरनमेंट सेम है, ये दोनों मिरर इमेज है तो इसका भी एनवायरनमेंट सेम है। लेकिन यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है ना बेटा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी, ये दोनों भी मिरर इमेज है, बट इस वाले हाइड्रोजन को मैं बी बोलूँगा और इसे भी बी।
तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने टाइप के हाइड्रोजन बेटा यहाँ प्रेजेंट है, तो आपको मालूम है यहाँ 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा कितने मिलेंगे इसमें, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बेटा बात करेंगे हम, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 मिलेंगे, राइट। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि आंसर बेटा क्या हो गया, फिर आंसर बोलो मुझे क्या हो गया, आंसर आपका हो गया 4th। यानी कि पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अगर बात कर रहे हैं वहाँ सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि आप 4th की बात कर रहे हैं तो 4th वाले केस में 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। विच रिजेंट डिस्टिंग्विश प्रोपाइन एंड प्रोपीन। ओके, तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर देख लो बेटा क्या होता है। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर मालूम है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन हो गया, राइट। और जबकि अगर आप बात करेंगे प्रोपीन की, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, प्रोपीन क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक जगह बेटा क्या है, एक जगह डबल बॉन्ड है और दूसरी जगह जो है बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है प्रोपाइन के केस में, और जबकि प्रोपीन के केस में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा, देखो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होता, बहुत कॉमन रिएक्शन है ये, आपने अगर पढ़ी होगी। अगर इसको आप प्रोपाइन को ट्रीट करते हैं और इसको भी ट्रीट करते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट का मतलब ये हो गया कि एक रिएक्ट करता हो और दूसरा, मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट देता हो तो दूसरा नेगेटिव टेस्ट देता हो। तो अगर आप इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकर, इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं ना आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में अगर लेकर, अगर आपने ये रिएजेंट यूज़ करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान में रखना होता है ये रिएजेंट अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो बेटा ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो मालूम है आपको ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे आके लग जाएगा कॉपर। और ये मालूम है आपको कैसा कलर देता है बेटा, रेड कलर देता है। तो कैसा प्रेसिपिटेट आता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है यहाँ पर। तो ये आपने 10th क्लास की भी रिएक्शन है ये, है ना। वहाँ बात अलग है, वहाँ पर यहाँ प्रोपाइन स्ट्रक्चर लिया है, और 10th क्लास की बात करोगे तो बेटा वहाँ पर वो एथाइन का स्ट्रक्चर लेता है, ये वाला स्ट्रक्चर लेता है। तो इसमें भी सिमिलर रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें भी तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड से मतलब बेटा साथ में ये भी कि एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अगर आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे इस वाले कंपाउंड के साथ, तो यहाँ कोई टेस्ट नहीं होगा, यानी कि यहाँ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि डिस्टिंग्विश किसका कर सकते हैं आप, 4th से। अब बाकी इसका देख लो, एल्कालाइन KMnO4 है तो दोनों रिएक्ट कर लेंगे, एल्कालाइन KMnO4, प्रोपाइन भी रिएक्ट कर लेगा, एल्किन भी क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के साथ है, दोनों के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ब्रोमीन वाटर है, दोनों के साथ रिएक्शन हो जाएगी। बट ये वेल नोन रिएक्शन है, काफ़ी वेल नोन रिएक्शन है। क्यूप्रस क्लोराइड अगर आप बेसिक मीडियम में लेते हैं, इन बेसिक मीडियम देखो अमोनियम क्लोराइड नहीं लेते हैं हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इस बात पे फोकस करना है। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में क्या लेते हैं आप, ये लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो रेड पीपीटी मिलता है। ओके, तो समझ में आ गई होगी बात, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा ये द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आपको ये बताना है कि अगर प्रोपीन लिया है आपने, और प्रोपीन का स्ट्रक्चर मालूम है ना आपको, तो प्रोपीन ये लिखते हैं ना आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आप प्रोपीन लिखते हैं। ओके, और इसको आपने किसके साथ ट्रीट किया है, इसे बेटा आपको ट्रीट किया है HCl के साथ, HCl के साथ ट्रीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना। और पेरोक्साइड आकर अगर पेरोक्साइड रिएक्शन आती है ना डबल बॉन्ड के साथ में, तो माइंड में ये पिक्चर नहीं आना है कि ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग होगी, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बेटा एप्लीकेबल है ओनली फॉर HBr। मैं ये कह रहा हूँ बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ कॉप्स जो एडिशन है बेटा, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर HBr, है ना, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये कंडीशन रहती है, ये बात ध्यान में रखना, ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो इनके केस में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बेटा, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल, है ना, ये मालूम है आपको, इसमें फ्री रेडिकल बनता है। बट फोकस किस बात पे करना है आपको, फोकस इस बात पे करना है कि उसमें आप HBr की प्रेजेंस लेते हैं, HBr रीजेंट यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अदरवाइज अगर आपने HBr छोड़ के कोई सा भी हेलो एसिड यूज़ किया है, तो वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होगा, बल्कि एडिशन क्या होगा बेटा, वहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। वहाँ क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहाँ पर बेटा कौन सा एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। तो ये रिएक्शन किसके थ्रू होगी, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के थ्रू होगी। तो ये रिएक्शन बेटा किसके थ्रू हो जाएगी, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के थ्रू।
ओके, यानी कि इसमें जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा आपका, यानी कि जो सी एल है बेटा वो कहाँ लगेगा, सी एल अटैच्ड एट दैट डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ आके लगेगा। ओके, तो यानी कि फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है बेटा CH3 CH3 देन Cl, ये कंपाउंड बनता है इस केस में। बट इंटरमीडिएट मालूम है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन के केस में बेटा इंटरमीडिएट क्या रहता है, इंटरमीडिएट रहता है कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन देख लो किस में, इसमें तो नहीं है कार्बोकैटाइन, और सेकंड वाले केस में कार्बोकैटाइन है, और इसमें भी नहीं है। ये स्टार बेटा दिया है, स्टार का मतलब फ्री रेडिकल। ओके, तो यहाँ पर भी नहीं है। और फोर्थ वाले केस में देख लो, क्योंकि कार्बोकैटाइन तो यहाँ बनना है ना बेटा, कार्बोकैटाइन कहाँ बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है आपका इस वाली पोजीशन पे। देखो मैं कहाँ बता रहा हूँ, कार्बोकैटाइन बेटा जो मैकेनिज्म होती है ना इसकी, अगर आप मैकेनिज्म पे जाएंगे तो देखेंगे आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और ये जो सबस्ट्रेट है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा H+, तो ये रिएक्ट कर लेगा इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ में ना, तो रिएक्ट जैसे ही करेगा तो आपको मालूम है कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगी पहले, CH+CH3, यानी कि ये वाला कार्बोकैटाइन बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है अगर आपको रिएक्शन मालूम है मैकेनिज्म। फिर क्या होगा फर्दर, Br है, सॉरी Br नहीं है, क्या है, Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, यानी कि फाइनली जो प्रोडक्ट मिल जाता है आपको वो इस तरीके से मिल जाता है, CH3 CH देन Cl देन CH3। तो आपको ये समझ में आ गई बात कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ये है बेटा आपका। ऐसा स्ट्रक्चर देखो ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, तो आंसर सेकेंड, फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, परऑक्साइड देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड पूछा और आपने तुरंत एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन यूज़ कर लिया, तो बच्चे जनरली गलतियाँ करते हैं ऐसी, ठीक है, और होती भी गलतियाँ, बट एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, बट सेकंड टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, सेकंड टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है आप सेकंड टाइम भी आप गलती रिपीट कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। तो आपको पता है कि परऑक्साइड इफेक्ट, जो प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ जो एडिशन होना है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। ओके, अदरवाइज रिएक्शन होगी HCl ले वो चाहे HI ले, वो रिएक्शन होगी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, और उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग एन हेप्टेन विद क्रोमिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 600 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसमें देखो क्या हो जाता है, हेप्टेन लिया है, साइक्लाइजेशन हो जाता है इसमें। तो अगर हेप्टेन की बात करेंगे ना तो बेटा हेप्टेन में कितने कार्बन, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन वाला कंपाउंड ले लो ऐसे आप, तो 1 2 3 4 5 6 देन 7, तो ये कंपाउंड हो गया आपका एन हेप्टेन ना। इस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, एन हेप्टेन कहेंगे। और इसको जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा डीहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, Al2O3, है ना। बल्कि आप सिंपली कह सकते हैं क्या हो जाता है बेटा, साइक्लाइजेशन हो जाता है, इसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को देख के, इस रीजेंट की प्रेजेंस में देख के समझ में आना चाहिए कि अगर आप हीटिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और साइक्लाइजेशन से बेटा कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन का ही कंपाउंड बन जाएगा। बट यहाँ देखो 6 कार्बन रिंग के जो आपस में साइक्लाइज हो जाएगी, क्योंकि एरोमेटिक बन जाएगी, तो एरोमेटिक रिंग बनेगी, तो आपको पता है एरोमेटिक हाईली स्टेबल, पहले एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग, और एक कार्बन ज़्यादा है तो वो यहाँ आके लग जाएगा मिथाइल। तो यानी कि फाइनली इस कंपाउंड को हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलते हैं इसे, टॉलुइन बोलते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि टॉलुइन बन जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म ही पूछा जाए। तो आपको पता है ये रिएक्शन जो है वो साइक्लाइजेशन है। ओके, अच्छा मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसमें मुझे आप बताओ, इसी से मिलता जुलता मुझे आ रहा है याद, कि अगर मैंने ये कंपाउंड लिया है, यहाँ ये रिजेंट्स यूज़ किए हैं आपने, तो साइक्लाइजेशन से टॉलुइन बन रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, राइट, क्वेश्चन को बेटा मैं चेंज कर दूँ, और अगर मैं ये कहूँ सपोज़ मैंने ये कंपाउंड ले लिया, क्वेश्चन देख लो, इसी क्वेश्चन के साथ में मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन क्या ले लिया बेटा, ये क्यों ले लिया, साइक्लाइजेशन किया किसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मॉलिक्यूल ले लिए आपने किसके, 3 मॉलिक्यूल ले लिए एथाइन के, है ना, 3 मॉलिक्यूल ले लिए, और इसको आप हम कहते हैं कि रेड हॉट आयरन ट्यूब पर इसे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, रेड हॉट आयरन ट्यूब पर। तो आपको मालूम है यहाँ पर भी बेटा क्या होता है, साइक्लाइजेशन,
यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाता है साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन से क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ आपको मालूम है बहुत वेल नोन रिएक्शन है ये, और बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को आपने देखा होता है। तो यहाँ पर वेल नोन कंपाउंड बेटा बन जाता है आपका क्या, यहाँ बन जाता है बेंजीन। तो आपको मालूम है कि बेंजीन कंपाउंड बन जाता है साइक्लाइज होकर। अगर 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे एसिटिलीन की, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, तो ये आपस में साइक्लाइज हो जाते हैं ना, ये आपस में कैसे हो जाते हैं बेटा, साइक्लाइज हो जाते हैं। तो साइक्लाइजेशन कहलाएगा, और साइक्लाइजेशन के थ्रू किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बेटा, बेंजीन। ओके, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ आपने एनहेप्टन लिया था, तो एनहेप्टन के केस में भी साइक्लाइजेशन हुआ था, और यहाँ पर बन रहा था आपका इन रीजेंट्स की प्रेजेंस में टॉलिन, राइट। आपका आंसर ये था तब। अब अगर मैंने ये कहा, एग्जाम्पल दूसरा लिया मैंने आपसे कहा कि अगर ये कंपाउंड लिया है तो साइक्लाइजेशन बेटा क्या बन जाएगा, बेंजीन। ओके, ऐसे ही देख लो, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इसी में। देखो जरूरी नहीं कि मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, ये क्वेश्चन डिस्कस किया आप सोचें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो एग्जाम में तो ये आ सकता है, और हो सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ वो एग्जाम में आए। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर उस टाइप का एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ और उसी पैटर्न में मुझे अदर क्वेश्चन मिल रहे हैं, रेलिवेंट नीट पैटर्न पे मुझे उसी पैटर्न में क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि साथ में उस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर दूं। मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसके वो क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे। हाँ, उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, बट उससे रिलेवेंट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, है ना। तो आपको तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। इस बात की तो गारंटी है कि उस से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या हो सकता है डिक्टो वही क्वेश्चन मिल जाए, बट आपको रटने पे नहीं जाना है, थोड़ा अपनी जो है मेमोरी पर जाना है और कॉन्सेप्ट पे जाना है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अब मैं इसमें क्या पूछने वाला हूँ, सपोज़ अगर वो आपसे ये कह दे बेटा ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, बहुत आसान सा सवाल है, अब मैं उससे थोड़ा मुश्किल भी बना सकता हूँ। कैलकुलेट, मैं कह दूँ कैलकुलेट, ये कह दूँ मैं आपसे, और ऐसा सवाल पूछा भी है उसने। मैं अगर ये कह दूँ बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किस में कैलकुलेट करने की बात कर दूं बेटा, मैं कह दूं इसमें बता दो एथिलीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। आप कहोगे सर कैसा बच्चों से ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है, बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें तो कोई भी आंसर दे देगा, है ना। इसमें आपसे अगर मैं ये पूछ लूँ कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो आपको मालूम है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक पाई बॉन्ड रहता है, बाकी जितने सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो आप ये कह रहे हैं 5 सिग्मा बॉन्ड है इसमें और एक पाई बॉन्ड है, बट मेरा सवाल ये नहीं है। एक्चुअल में सवाल आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने आपसे यूं ही पूछा है कि आपको सिग्मा पाई बॉन्ड बताना आता है, लेकिन सवाल को मुश्किल कैसे बनाया जा सकता है वो इस तरीके से देखो, कैसे मुश्किल बनाया जा सकता है। अब मैं सवाल को ऐसे पूछ लेता हूँ आपसे कि वो अगर आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ रहा है किस में, वो आपसे पूछ रहा है मेसिटाइलिन में बताओ, है ना, मेसिटाइलिन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मेसिटाइलिन। अब सवाल ये आ जाएगा सर मेसिटाइलिन का तो सिग्मा पाई बॉन्ड तो तभी बता पाऊंगा ना सर जब मुझे उसका स्ट्रक्चर मालूम हो, यानी मेसिटाइलिन का बेटा मुझे क्या मालूम हो, पहले मुझे स्ट्रक्चर मालूम हो, अगर मुझे स्ट्रक्चर मालूम होगा तभी मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है ऐसा सवाल वो आपसे पूछे, है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन नाम उसने ले लिया मेसिटाइलिन, अब आपको स्ट्रक्चर ही याद नहीं आ रहा है तो आप आंसर कहाँ से देंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो जैसे आपने एस्टिलीन का साइक्लाइजेशन करके बेंजीन बनाया था, सिमिलर टाइप से आप क्या करो, प्रोपाइन मॉलिक्यूल ले लो। आपने क्या लिया, प्रोपाइन मॉलिक्यूल ले लिया, CH3 CH डब ट्रिपल बॉन्ड सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, दूसरा इस तरीके से ले लिया आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसे लिख लो इसे, और तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया आपने इस तरीके से CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बेटा इसमें भी साइक्लाइजेशन होके जो है ना एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। अगर ये साइक्लाइज होगा, ये साइक्लाइज होगा, अगर ये साइक्लाइज होगा बेटा तो इसमें भी एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, लेकिन एडिशनली क्या होगा, बेंजीन के अलावा ये मिथाइल ग्रुप भी उसमें आके लग जाएगा, है ना, अल्टरनेट पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगेंगे आके, यानी कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ना वो आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप देखेंगे ना इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, और आप देखो ये जो मेथिलीन ग्रुप है ना, ये ग्रुप जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे ये स्ट्रक्चर है, यानी कि CH3 यहाँ पर है बेटा, और CH3 यहाँ पर है, और CH3 यहाँ पर है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर मेसिटाइलिन कहलाता है। इस स्ट्रक्चर को मैं मेसिटाइलिन बोलता हूँ, राइट। ये स्ट्रक्चर मेरा क्या कहलाएगा, मेसिटाइलिन। अब समझ में आ गई होगी बात आपसे कि अगर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ रहा है तब आप उसका आंसर दे सकते हो। तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि मेसिटाइलिन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। ओके, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो सिंपल है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे, देख लेंगे कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो सकती थी, आपको सर मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर नहीं पता है। देखो, हो सकता है वो आपसे सवाल ये पूछ ले, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हो सकता है सवाल ये पूछ ले आपसे कि प्रोपाइन है ना ये बेटा, ये क्या है, प्रोपाइन मॉलिक्यूल लिया था मैंने, ये आप प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन मॉलिक्यूल का साइक्लाइजेशन किया, ये आप सवाल ये पूछ ले। प्रोपाइन का साइक्लाइजेशन करने से रेड हॉट ट्यूब पर साइक्लाइजेशन से क्या कंपाउंड बनेगा, तो फिर आप आंसर दे देंगे सर मेसिटाइलिन बन जाता है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है आपसे, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन और ले लिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। मिथाइल क्लोराइड है बेटा, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन किया है और बोल रहा है कोई गैस बनती है, तो डेफिनेटली ये आपको मालूम है कि बुर्ज रिएक्शन है ये। सोडियम मेटल के साथ में अगर रिएक्शन होगी ना तो वो कहलाती है आपकी बुर्ज रिएक्शन। तो बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कपलिंग हो जाती है। तो आपको पता है मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में है, और दूसरा ClCH3 है, तो कपलिंग हो जाएगी। कपलिंग से क्या होगा बेटा, ये 2NaCl निकल जाएगा यहाँ से, है ना। अगर मैंने इसे 2 कर लिया तो 2NaCl निकल जाएगा, यानी कि जो गैस बनेगी वो बेटा वो क्या बन जाएगी, एथेन गैस बन जाएगी। तो ये गैस आपकी बन जाती है एथेन। तो ये किस रिएक्शन के थ्रू बना है बेटा, बुर्ज रिएक्शन के थ्रू। इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, बुर्ज रिएक्शन कहते हैं, मालूम है ना, ये बुर्ज रिएक्शन कहलाती है, या इसे आप कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये एथेन बन गया, यानी कि ये जो गैस है वो एथेन है। फिर अगर आप देखेंगे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बेटा इस कंपाउंड से क्या बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड में, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो गैस आपकी ये बन जाएगी CH2, एथीन गैस, इसे एथीन बोला जाता है, राइट। ये जो बी गैस बनेगी वो एथीन बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा तीसरा कंपाउंड है, मैग्नीशियम कार्बाइड को लिया है। मैग्नीशियम कार्बाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, देखो इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे मैग्नीशियम कार्बाइड को, तो यहाँ से बनता है प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 3 डिफरेंट गैस बन गई आपकी, तो तीसरी जो गैस बनेगी बेटा वो प्रोपाइन। अब वो ये कह रहा है कि इन तीनों गैस को जो है ना अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया, तो आपको मालूम है रेड PPT मिलता है ना, रेड PPT। तो रेड PPT अभी बेटा डिस्कस किया था ना रिएक्शन, रेड PPT किसके साथ में आता है, और रेड PPT आता है बेटा किसके साथ में, प्रोपाइन के साथ में, यानी कि वो प्रोपाइन होगा रेड PPT वाला। ठीक है, तो रेड PPT वाला बेटा वो कंपाउंड कौन सा हो गया, ये हो गया प्रोपाइन CH3, यानी कि रेड PPT तो इसमें आया होगा प्रोपाइन में। अब गैस मिक्सचर क्या बचा है इसके अलावा, तो इसके अलावा बेटा जो मेरे पास मिक्सचर बन रहा है ना, बच रहा है वो क्या बच रहा है, एक बचा है मेरे पास एथिलीन, एथीन बचा है, दूसरा एथेन। तो मुझे मालूम है ये 2 कंपाउंड बच रहे हैं मेरे। ये जो कंपाउंड लास्ट में आया बेटा ये C कंपाउंड था, ये C कंपाउंड था, और एक ये जो है B कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है बेटा वो A कंपाउंड है, राइट। तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये कैसा, ये टेस्ट देता है अनसेचुरेशन टेस्ट, है ना, अनसेचुरेशन टेस्ट देता है ये। अनसेचुरेशन टेस्ट का मतलब हो गया डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट कर लेगा ये, तो रिएक्ट कौन सा नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, सिंगल बॉन्ड वाला। यानी गैस एक्स कौन सी होगी बेटा, जो एक्स गैस कौन सी होगी, एथेन होगी। आ गई ना बात समझे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली गैस ए। तो ये आंसर होगा आपको। अगर आपको समझ में आ गई बात तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा आप रिएक्शन को ऐसे क्या करना है आपको, लेक्चर को थोड़ा सा ब्रेक करना है और फिर फर्दर सुन लेना है मैंने क्या बोला है आपको, तो फर्दर आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे आप यस बोल सकते हैं। अगर यस पूरा नहीं लिखना है तो वाई लिख सकते हैं, है ना। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो आप एन लिख सकते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं, अगर समझ में आया तो वाई, और अगर समझ में नहीं आया तो आप एन लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा, अगर नहीं आया समझ में, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मैं आपको और बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँ। बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, राइट। देखो अब अगला क्वेश्चन ये, द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ दिस कंपाउंड टूवर्ड्स सल्फोनेशन। तो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेटा, टॉलिन भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और नाइट्रोबेंजीन भी, और क्लोरोबेंजीन भी, और मेटाजाइलिन भी। अब सवाल ये हो सकता है सर टॉलिन का स्ट्रक्चर तो हमें मालूम है, टॉलिन का स्ट्रक्चर ये हो गया सर, टॉलिन स्ट्रक्चर ये है, और क्लोरोबेंजीन ये कंपाउंड है। ओके, और नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन ये है,
नाइट्रोबेंजीन, राइट। और मेटाजाइलिन की बात करोगे बेटा, देखो नाम ध्यान रखना है मेटाजाइलिन, ये फिर स्ट्रक्चर वाली बात आ जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मुझे इसका जाइलिन का नाम याद नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो जाइलिन बेटा क्या होता है आपका, टॉलिन के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, टॉलिन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है, मेटाजाइलिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ टॉलिन। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखो मेटा बोला है ना, तो टॉलिन के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन ये ऑर्थो पोजीशन है, और ये एडजेसेंट साइड मेटा पोजीशन है, और अपोजिट साइड पैरा पोजीशन है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करो बेटा आप, जिस पोजीशन पे उसने बोला है कि मेटा एम बोला है, तो इसका मतलब मेटाजाइलिन ये होगा आपका, तो ये मेटाजाइलिन कहलाता है। ओके, तो इसको आप मेटाजाइलिन बोलेंगे। अब सल्फोनेशन ज़्यादा रिएक्टिव किस में होना है, क्योंकि सारे कंपाउंड्स बेटा कैसे हैं, सभी कंपाउंड्स कैसे हैं आपके, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जो सभी कंपाउंड्स हैं बेटा वो कैसे हैं आपके, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो हिंट के तौर पे आपको ये बात समझ में आएगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो तो ESR रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये मालूम है आपको बात। और ESR रिएक्शंस ज़्यादा रिएक्टिव किस में होंगी, ज़्यादा रिएक्टिव उसमें होंगी जिसमें रिंग कैसी हो बेटा, जो जो फिनाइल रिंग है वो कैसी हो आपकी, एक्टिवेटिंग हो, है ना। और जितनी एक्टिवेटिंग रिंग होगी उतनी रिएक्शन कैसी होगी बेटा, रिएक्टिव होगी या फास्टर होगी। तो एक्टिवेटिंग देख लो, तो एक्टिवेटिंग कौन सा है, इसमें भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग है, बट एक ही मिथाइल ग्रुप है एक्टिवेटिंग है। Cl का बेटा क्या कैसा है आपका, ये मालूम है हेलोजन के केस में क्या होता है बेटा, लोन पेयर है, बट आपको लगता है कि यहाँ रेजोनेंस डोमिनेट होना चाहिए, यहाँ -I इफेक्ट भी है और -R भी है, बट डी एक्टिवेटिंग रिंग है ना, +R, -I इज डोमिनेटिंग ओवर +R। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो रहता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो रहता है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो रहता है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ मूव होगी इसमें। नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप हाईली डीएक्टिवेटिंग, -I इफेक्ट भी है इसमें और -R इफेक्ट भी है, इसका मैग्नीट्यूड और ज़्यादा होगा, राइट। आपकी जबकि मेटाजाइलिन के केस में देखो बेटा, तो मैंने कहा जैसे CH3 यहाँ पर है वो एक्टिवेटिंग है, यहाँ पर भी CH3 एक्टिवेटिंग है, यहाँ अगर बात करोगे तो ये भी एक्टिवेटिंग है, राइट। तो दो दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा वाली किसके केस में बेटा, मेटाजाइलिन के केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर फिर 4th हो जाएगा उसके केस में, राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं तो सल्फोनेशन रिएक्शन इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, लाइक आप कहते हैं हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, अल्काइलेशन, एसाइलेशंस, या फिर आप कहते हैं नाइट्रेशन, या फिर सल्फोनेशन, राइट। तो ये आपको इस बात पे फोकस करना होता है, ओके। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल ये ऐड कर सकता हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन वो आपसे ऐसे ना पूछे, बल्कि वो आपसे पूछ ले कि इनका ऑर्डर लिखूँ, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो अच्छा, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूँ बेटा, फर्स्ट सेकंड, नो डाउट आंसर तो 4th है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हाईली रिएक्टिव तो 4th हो गया, क्योंकि दो दो इसमें मिथाइल ग्रुप है, यानी कि +H इफेक्ट है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है यहाँ से, और ये सब एक ही जगह से +H इफेक्ट दिखा रहा है। तो देखो बेटा, सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग हो गया 4th वाला, ऑर्डर की बात करोगे 4th की बात कौन सा होगा, यानी मेटाजाइलिन के बाद कौन सा होगा, टॉलिन हो जाएगा, राइट, 3rd हो जाएगा। फिर आप देखेंगे क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में, तो मालूम है कि -I इफेक्ट तो है यहाँ, वहाँ यहाँ क्या है, सिर्फ -I इफेक्ट है, बट +R इफेक्ट है टूवर्ड्स द रिंग है, और यहाँ क्या है, -I और -R इफेक्ट दोनों अवे फ्रॉम द रिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर नाइट्रोबेंजीन के कंपेयर में देखेंगे हम क्लोरोबेंजीन को, तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो गया, यानी कि सेकेंड होगा, फिर कौन सा लिखेंगे हम, फर्स्ट, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपसे सवाल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। तो नो डाउट ESR रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ESR रिएक्शन से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ओके। तो लाइटली नहीं लेना है आपको ESR रिएक्शंस को। और जैसी ESR रिएक्शन की बात है तो दिमाग में आपके आना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस वाले कंपाउंड को देखिए। अब X कंपाउंड बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में लिया है हमने, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड फिनॉक्साइड है ये, PHO फिनॉक्साइड है Y। तो मेजर प्रोडक्ट बताना है मुझे किसके अकॉर्डिंग बनेगा, राइट। तो पहले देखो बेटा, जो फंक्शन है ना, हिंट के तौर पे देखो, हिंट क्या है, हिंट क्या है, NBS जो है ना, NBS बेटा क्या है, NBS कहलाता है आपका एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, यानी कि स्ट्रक्चर लिखेंगे ना, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बेटा क्या होता है, ऐसे लिख लो, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, स्ट्रक्चर ये होता है आपका, ये H नहीं होगा, N
एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, है ना, एन ब्रोमो इसे बोला जाता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड कहलाता है। इसको बेटा क्या बोलते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड कंपाउंड है। अब मालूम है कि NBS जो है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन करता है ना। इसका काम क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लो बेटा क्या है NBS का, सिलेक्शन है सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन या ब्रोमिनेटिंग एजेंट कह सकते हैं, ब्रोमिनेटिंग एजेंट। तो फंक्शन क्या है, ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। ओके, ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। किस पोजीशन में ब्रोमिनेटिंग एजेंट करेगा ये, स्पेसिफिक किस पोजीशन में करता है ब्रोमिनेटिंग एजेंट, एट ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, यानी कि सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन करेगा ये, या तो एलाइलिक पोजीशन पर या फिर बेंजाइलिक पोजीशन, राइट। और ये मालूम है कि ये जो पोजीशन होती है आपकी, ये एलाइलिक पोजीशन कहलाती है, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको एलाइलिक पोजीशन बोला जाता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसे आप एलाइल बोलते हैं। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखे बेंजीन रिंग के साथ में दिखाई दे डबल बॉन्ड इस तरीके से CH2, ठीक है, तो उसको आप बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं। ये बेंजाइलिक ग्रुप हो गया, और ये एलाइलिक ग्रुप है बेटा, ये एलाइलिक ग्रुप है और ये बेंजाइलिक ग्रुप है, राइट। अब इसमें देखो आप, इसमें देखो कि कौन सा ग्रुप आपका जो है एलाइलिक है, राइट। तो एलाइलिक पोजीशन अगर आप डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अल्फा पोजीशन जो है वो एलाइलिक होती है, और ये अल्फा पोजीशन भी एलाइलिक ही है। बट मुझे ये देखना है किसी एक जगह एक इक्विवेलेंट लिया ना, और एक वन इक्विवेलेंट लिया है, तो किसी एक की जगह ब्रोमिनेशन होना है। तो मुझे ये देखना है ब्रोमिनेशन इस वाली पोजीशन पे होगा या यहाँ ब्रोमिनेशन होना है। तो डेफिनेटली ब्रोमिनेशन वहाँ होगा जहाँ स्टेबल फ्री रेडिकल बनता होगा, क्योंकि ब्रोमिनेटिंग एजेंट में बेटा क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख लो इसमें, अगर फ्री रेडिकल की बात करूँ तो फ्री रेडिकल कहाँ, दोनों पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर आपने ये लिया है, और ये देखो अगर आपने सपोज़ BR यहाँ लगा दिया, ऐसे देखो, सपोज़ फ्री रेडिकल यहाँ बन गया, ओके, और फ्री रेडिकल लगने के बाद यहाँ BR लग गया, ये हो सकता है। या फिर आपने ये कहा कि इस वाली पोजीशन पे BR लगा यहाँ पर, पहले ऐसे देख लो आप, ऐसे देख लो, आपने क्या है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो दो चांसेस हो सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल यहाँ बन जाए डबल बॉन्ड के साथ में, या फिर फ्री रेडिकल जो है या तो ये वाली प्रोबेबिलिटी बने, या फिर ऐसा कहीं हो कि फ्री रेडिकल इस टाइप से बने, वहाँ ना बनकर फ्री रेडिकल यहाँ बने, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर देखो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, राइट। ये वाला फर्स्ट ए से मैं बोल दे रहा हूँ, दो प्रोबेबिलिटीज़ है ना, इसे बी बोल देता हूँ। तो इसमें देखो आप कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो फ्री रेडिकल के केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं आप इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेशन में तो है ही, ये रेजोनेंस में है ये वाला पार्ट, और ये भी फ्री रेडिकल, सॉरी फ्री रेडिकल यहाँ गलत जगह बना दिया मैंने बेटा, यहाँ नहीं होगा फ्री रेडिकल, जो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ नहीं होगा, बल्कि फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, राइट, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। तो मुझे देखना है ये भी रेजोनेंस में मेरा फ्री रेडिकल, राइट। अब मुझे देखना है कि ए वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है या बी ज़्यादा है। तो रेजोनेंस तो दोनों में है, ठीक है ना, रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, रेजोनेंस यहाँ पर भी है। तो आपने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल हो तो रेजोनेंस में होता है ना, तो आपने कहा है वो रेजोनेंस में होगा, राइट। अब मुझे ये देखना है कि ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो रेजोनेंस तो दोनों में है, फिर मुझे देखना है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन बेटा देखो एडजेसेंट साइड में मुझे अल्फा हाइड्रोएटम देखना है फ्री रेडिकल, तो ये अल्फा है, ये अल्फा साइड है, इस डबल बॉन्ड को कंसिडर करना नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोएटम कितने, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोएटम हो गया, राइट। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो बेटा ये अल्फा साइड हो गई और ये आपकी अल्फा साइड हो गई। तो अल्फा हाइड्रोएटम कितने हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो 2 और 1, 3 अल्फा हाइड्रोएटम है, राइट, 3 अल्फा हाइड्रोएटम है। तो डेफिनेटली आपका जो स्टेबल है फ्री रेडिकल वो कौन सा है, वो ए वाला ज़्यादा स्टेबल है, ओके। तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो ए कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोएटम है ना, और जबकि यहाँ इस वाले केस में कितने 3 अल्फा हाइड्रोएटम, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें ये देखो आप, इसमें अगर मैं बात करूँ बेटा ये जो कंपाउंड बना है ना आपका, तो मैं इसको लेके चलूँगा जो ज़्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ से मैंने ले लिया BR, ओके।
अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो जो फिनॉक्साइड है, क्योंकि फिनॉक्साइड एज ए बेस का काम करेगा, ये क्या करेगा, इस वाली बीटा पोजीशन से क्या कर लेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बी आर यहाँ से निकलना है और एच यहाँ से, यहाँ क्या होगा बेटा, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, यानी कि एच बी आर निकल जाएगा ना, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। तो यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको, वो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा इसे, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। आ रही बात समझ में? तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये स्ट्रक्चर आपको एक मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर समझ में आ गया तो वाई, और नहीं आया समझ में तो एन लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो एसिड क्लोराइड लिया हुआ है और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन है, और नाम देखो कितना प्यारा नाम लिखा हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। और अगर ये जो RCOCl लिया हुआ ना बेटा, वो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, RCOCl, है ना। तो इसको बोलते हैं आप एसिड हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल हैलाइड बोलते हैं आप जनरली, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसाइल हैलाइड। यानी कि इतने ग्रुप को आप एसाइल बोलते हैं और इसे हैलाइड, तो ये नाम क्या हो गया बेटा, एसाइल हैलाइड। इसमें मालूम कि हाइड्रोलाइटिक फिशन होगा, यानी कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ये आपका लोइस एसिड है, ये लोइस एसिड है, मालूम है ना, ये लोइस एसिड है। तो लोइस एसिड क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा Cl से, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ये फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा यहाँ से। तो फाइनली जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये बनता है। अब मुझे ये देखना है ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो इन चारों में देखो बेटा आंसर क्या होगा, तो आंसर RCO प्लस ये वाला थर्ड आ रहा है, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट तो लिखा हुआ है ना यहाँ, तो इसमें इतना टर्म और जोड़ दो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन था। देखो अगर आता है तो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 2-bromopentane is heated with potassium ethoxide in ethanol, the major product obtained। 2-bromopentane को लिया मैंने और हीट किया है किसके साथ में, पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ में, इन एथेनॉल। मेजर प्रोडक्ट बताना है मुझे, तो रिएक्शन पहले मैं लिख लेता हूँ कि रिएक्शन 2-bromopentane क्या होता है। तो 5 कार्बन लूँगा ना बेटा, देखो 3 1 2 3 4 एंड देन 5, और किस पोजीशन में बी आर है, सेकंड पोजीशन में बी आर है, तो सेकंड पोजीशन में मैंने बी आर लगा दिया। तो ये मेरा जो कंपाउंड है ना वो 2-bromo पेंटेन कहलाएगा, राइट, क्योंकि 2 पोजीशन में ब्रोमो है, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो इसे मैं क्या कहूँगा, 2-bromobutane। लेकिन मैंने यूज़ किया क्या है यहाँ पर, मैंने बेटा यूज़ किया है यहाँ पर एथॉक्साइड लिया है। एथॉक्साइड क्या होता है, E2O नेगेटिव, और किसकी प्रेजेंस में ले रहा हूँ, एथेनॉल, E2OH एथेनॉल। E2OH को आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, E मतलब C2H5OH, एथेनॉल हो गया ये। अब मुझे मालूम है कि एथेनॉल जो है, एथेनॉल जो है, जैसे आपने कहा था ना, एथेनॉल जो है बेटा वो क्या है आपका, अनहिंडर्ड बेस है, राइट। इतना बल्कि बेस नहीं है ना। तो ये बेस कैसा है, अनहिंडर्ड है, अनहिंडर्ड बेस है। और अनहिंडर्ड बेस का काम क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल अल्कीन प्रोवाइड करना। तो अनहिंडर्ड बेस है, तो क्योंकि बी आर है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन है। इसके पास बेस के पास 2 चॉइस है, या तो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे या थर्ड वाली पोजीशन को प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे। तो क्योंकि अनहिंडर्ड बेस है, तो अनहिंडर्ड बेस क्या करता है, वो मोर स्टेबल अल्कीन को प्रेफर करता है। तो वो क्या करेगा बेटा, इस वाली पोजीशन से, थर्ड वाली पोजीशन से बी आर को निकाल, एच को निकाल लेगा, यानी यहाँ से एच बी आर का एलिमिनेशन होगा, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा, वो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 1 2 3, 5 कार्बन की चेन मिलेगी आपको, और नो डाउट्स। और बॉन्ड जो बनना है ना 2 और 3 के बीच में, अगर मैं नंबरिंग कर लूँ ना 1 2 3 4 और 5, तो 2 3 के बीच में बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो ये ट्रांस बन गया, इसे बोलेंगे ट्रांसपेंटुइन। तो ये जो इसका अगर आप आईयूपीएक नेम करेंगे ना बेटा, इसका आईयूपीएक नाम करोगे तो ये आएगा ट्रांसपेंटुइन, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और बेटा ध्यान करो, एक ऐसा रिएक्शन मैंने लिया था, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इसे हॉफमान प्रोडक्ट बोलेंगे या सेटजेफ प्रोडक्ट। तो आपने कहा था कि सर इसे सेटजेफ प्रोडक्ट बोला जाता है ना, इसे क्या बोला जाता है बेटा, सेटजेफ प्रोडक्ट बोला जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, ओके।
तो इसे हम कहेंगे सेट जेप प्रोडक्ट। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अनहिंडर्ड बेस की प्रेजेंस में हमेशा जो रिएक्शन बेटा होगी वो उसके केस में क्या होगा, सेट जेप प्रोडक्ट बनेगा। बट इसके साथ में मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, जहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये कैसा है बेटा, सेट जेप प्रोडक्ट जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसे आप ये भी कह सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। बट आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कब बनेगा, हॉफमान प्रोडक्ट कब कहलाएगा, राइट। तो मैं देखो एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर उस बात को समझाने के लिए। तो यहाँ देखो ये बात क्या आपको समझ में आ गई, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन को मैं चेंज करके पूछता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लो, मैं अगर आपसे चेंज करके सवाल ये कहता हूँ, ये सवाल ना होकर सवाल दूसरे तरीके से हो। सवाल अगर ये हो, ऐसा हो बेटा, देखो 2 पेंटेन ही हो सपोज, यही है टू ब्रोमो पेंटेन ही ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा, ये 2 ब्रोमो पेंटेन। अब सपोज यही है, और आपने क्या किया है, मैंने क्या किया, जो बेस है ना बेटा, मैंने कहा बेस मैंने कैसा ले लिया यहाँ पर, बेस जो है वो ले लिया मैंने हिंडर्ड बेस, है ना। मैंने कैसा बेस बेटा यूज़ कर लिया, हिंडर्ड, है ना, हिंडर्ड बेस कह लो या बल्कि बेस यूज़ कर लिया है, बल्कि बेस कह सकते हैं, बल्कि बेस। तो बल्कि बेस आप पोटेशियम टर्सीब्यूटॉक्साइड का नाम जानते होंगे ना, पोटेशियम टर्सीब्यूटॉक्साइड ऐसे लिख लो। बल्कि देखो कितना बड़ा ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, CH3 CH3 और O- K पॉजिटिव, ये आपने ले लिया। तो इसको आप बोलते हैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इसको आप कहते हैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेटा जो है ना, वो आपका कैसा है, हिंडर्ड बेस है, और हिंडर्ड या बल्कि बेस है। और हिंडर्ड और बल्कि बेस होगा तो जो रिएक्शन है ना बेटा हमारी, जो रिएक्शन है ना बेटा हमारी, वो किसके थ्रू जाएगी, वो जाएगी हॉफमान प्रोडक्ट के थ्रू। यानी कि जो उसमें प्रोडक्ट्स मिलेगा बेटा, वो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हॉफमान प्रोडक्ट, है ना। तो हॉफमान प्रोडक्ट मिलेगा। और हॉफमान प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, हॉफमान प्रोडक्ट का मतलब हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी, राइट। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगी, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राइट। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही तो उसे आप बोलेंगे हॉफमान प्रोडक्ट। अब सवाल यहाँ पर ये हो गया कि सर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्यों बनेगी। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है ना, बल्कि बेस है ना ये। और बल्कि बेस जो है आपका देखो, क्योंकि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से कर सकता है, ये अल्फा पोजीशन है, और इस बी आर के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड अल्फा पोजीशन है। तो इतना बड़ा जो बल्कि ग्रुप है ना, ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है, ये या तो इस साइड से अप्रोच कर सकता है, यहाँ से अप्रोच कर सकता है, या फिर यहाँ से अप्रोच कर सकता है। तो आप देखो ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप कहाँ से अप्रोच करना चाहेगा, तो ये जो बल्कि ग्रुप है वहाँ से अप्रोच करना चाहेगा जहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। और बेटा आपको पता है यहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहाँ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। भाई भीड़ तो यहाँ पर कम है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो वो इस वाली साइड से प्रोटॉन को निकालना चाहेगा, यानी कि बी आर यहाँ से निकलेगा और एच यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि जो अल्कीन बनेगी वो इस बॉन्ड पे बन जाएगी, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा ना बेटा, वो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। ऐसे करके आप कह रहे हैं 5 कार्बन का तो कंपाउंड बनेगा ही, बट जो अल्कीन बनेगी वो इस पोजीशन पे आके बनेगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं पेंट 1 इन बन जाएगा कंपाउंड जो बेटा बनेगा, वो क्या पेंट 1 इन, इसकी बात की। और पूरे चांसेस हैं कि या तो आपसे हॉफमान प्रोडक्ट पूछा जाए या फिर आपसे सेट जेप प्रोडक्ट पूछा जाए, राइट। तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। हॉफमान प्रोडक्ट कब बनेगा, मीन्स लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कब बनेगी, वो तब बनेगी जब बेस कैसा यूज़ किया हो, हिंडर्ड बेस यूज़ किया हो। हिंडर्ड बेस आप कह रहे हैं, या फिर आपने कैसा बल्कि बेस यूज़ किया हो, लाइक पोटेशियम टर्सीब्यूटॉक्साइड, बहुत फेमस रेजेंट है ये ध्यान रखना है। अगर पोटेशियम टर्सीब्यूटॉक्साइड लिया हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएं। अगर नॉन हिंडर्ड लिया है आपने, नॉन हिंडर्ड या अनहिंडर्ड बेस यूज़ किया, तब उस केस में क्या होगा बेटा, सेट जेप प्रोडक्ट बनेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेटली चांस है कि एग्जाम में आपसे हॉफमान प्रोडक्ट या फिर सेट जेप प्रोडक्ट से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ध्यान में रखना है, इन 2 पॉइंट्स को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर और एक और इसको क्वेश्चन को ऐड करना चाहूँ तो उसका आंसर मुझे आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं एज ए प्रैक्टिस एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको और उसका आंसर आप मुझे दोगे। तो सपोज़ अगर मैंने कोई रिएक्शन ये यूज़ कर लिया, ये रिएक्शन मान लो, ये रिएक्शन ले ली मैंने और यहाँ पर बी आर लगा दिया। अब मैंने यहाँ 2 कंडीशन ले ली, 2 कंडीशन बेटा यूज़ कर ली मैंने, उसमें आपको बताना है क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों कंडीशन में यूज़ कर ले रहा हूँ, एक में सेट जेप प्रोडक्ट मिलना है और एक में जो है बेटा आपको
सेटजेप के अलावा एक दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि सेटजेप प्रोडक्ट किस में मिल रहा है और हॉफमैन प्रोडक्ट किस में मिलेगा और वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, सपोज़ यहाँ पर मैंने यूज़ किया है पोटेशियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड, तो मैं पोटेशियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड को बेटा इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर CH3, पोटेशियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड ऐसे लिख देता हूँ CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो इसे ए केस कह देता हूँ, ए प्रोडक्ट बना है इसमें। और यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है बेटा वो मान लो मैंने यूज़ कर लिया है सोडियम एथॉक्साइड, ऐसे कर लो, सोडियम एथॉक्साइड यूज़ कर लिया, या फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखो CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ मान लो बी प्रोडक्ट बन गया। अब आपको बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या है और बी प्रोडक्ट क्या है। और अगर आप चाहते हैं मैं हिंट दे दूँ तो मैं हिंट भी दे देता हूँ, क्योंकि ये आपको मालूम है ये कैसा है बेटा, हिंडर्ड बेस है। हिंडर्ड बेस के केस में कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, हिंडर्ड के केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हिंडर्ड बेस के केस में बेटा कैसा प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और ये अनहिंडर्ड है, और अनहिंडर्ड के केस में कैसा मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप क्या कह रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं सेटजेप प्रोडक्ट। यानी कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, सेटजेप प्रोडक्ट। तो यहाँ आपको बना लेना है कि सेटजेप प्रोडक्ट। और इस वाले में बेटा कौन सा मिलेगा, इसमें आप कह रहे हैं हॉफमान प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। यहाँ बोल रहे हैं आप हॉफमान प्रोडक्ट मिल जाएगा। इतना हिंट दे दिया है मैंने, आप प्रोडक्ट लिख के मुझे आप लिख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो होपफुली कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे आप। और डेफिनेटली आप मान के चलो नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस पूरे रहते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। बट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, ओके। अब बेटा ये देखो, इसमें देखो इस वाले रिएक्शन की बात करें, टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे OH ग्रुप लगा हुआ है इस ग्रुप से, क्योंकि ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है ना, ये ग्रुप जो है टर्शरी ब्यूटाइल, और OH लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, या आप 3 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हुआ है, OH यहाँ से निकाला है और इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा पोजीशन है, ये सारी इस वाले के OH के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा पोजीशन है। तो इसमें आप देखोगे वाटर निकला है यहाँ से, वाटर का एलिमिनेशन हुआ है ना। तो वाटर का रिमूवल क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। ओवरऑल ये रिएक्शन किस टाइप की, ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो क्योंकि वाटर का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर दैट इज़ डिहाइड्रेशन। तो रिमूवल ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन। तो रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा किसका काम कर रहा है यहाँ, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल सकते हो, एज ए बिहेव एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आप ये कह रहे हैं, ओके। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, इस रिएक्शन में ये बताओ इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है ना। इंटरमीडिएट की अगर बात करें हम, तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बेटा कार्बोकेटाइन। और इस रिएक्शन का नाम भी है, ये रिएक्शन किसके थ्रू जाती है, ये रिएक्शन जाती है E1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है E1 रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, ओके। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाएगी, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है एल्कीन, ये भी अच्छी रिएक्शन है। एल्कीन 1 ऑन डिहाइड्रोबोरेशन फॉलोड विद एक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स। अब अगर मैंने इस रिएक्शन को लिया है एल्कीन, सपोज मैंने प्रोपीन ले लिया अपने पास से, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ले लिया, राइट। ये मैंने कंसिडर कर लिया प्रोपीन है। और कैसा एल्कीन ले लिया बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड डिफरेंट है, राइट साइड अलग है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सपोज़ मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आप देखो इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया है आपने, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में बेटा क्या होता है, जो OH है वो टर्मिनल पोजीशन पे आके लग जाता है। तो इतना ध्यान में रख लेंगे आप, टाइम कम है इसलिए मैं इस रिएक्शन को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो वाटर का एडिशन होना है, ओवरऑल वाटर का एडिशन होता है। तो यहाँ पर OH किस साइड में लगेगा आपका, इस वाली साइड पे आगे लगेगा, राइट। इसे आप कह सकते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन।
तो ये CH3 CH2 OH, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होगा, एल्कोनॉल 1, ये कंपाउंड होगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंगल स्टेप में लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कैटल इज यूज्ड, साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बना है। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ से आपने कंपाउंड को बनाना है, यानी कि साइक्लो कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो साइक्लो कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स कब बनेगा, जब यूज़ करेंगे आप क्रोमिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिना, ये कंपाउंड आप यूज़ कर रहे थे, तब क्या था, डी हाइड्रोजिनेशन हो रहा था, राइट। तो इस रिएक्शन को अगर आप ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो बेटा क्या होता है, डी हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। उस केस में क्या होगा, डी हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो उस केस में बेटा क्या होगा, डी हाइड्रोजिनेशन। ओके, डी हाइड्रोजिनेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन केस में कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, देखो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना, हाइड्रोजन रिप्लेस होने का मतलब कहलाएगा डी हाइड्रोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो वो किसकी प्रेजेंस में होना है, क्रोमिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। पीछे इस रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं, राइट। गैमेक्सेन देख लो, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन एक पेस्टिसाइड है, या गामा आइसोमर भी बोलते हैं। तो गैमेक्सेन बेटा क्या है, एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड है, और किसको किल करने में काम आता है, टर्माइट्स को। तो टर्माइट्स को किल करने में काम में आता है ना, टर्माइट्स। तो आपको मालूम है कि अगर ये जो कंपाउंड बनता है आपका, ये रिएक्शन की अगर मैं गैमेक्सेन की बात करूँ तो इसमें से अगर आप देखेंगे बेंजीन के साथ रिएक्शन होती है, ड्रेस्टिक कंडीशन में होती है, बेंजीन की रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ में, है ना। तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन हो जाती है बेटा। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ले लो क्लोरीन के, तो सारे पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं बेटा, या ब्रेक हो जाते हैं। सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्या लग जाएगा वहाँ पर, Cl लग जाएगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसका अगर मॉलिकुलर फार्मूला लिखेंगे तो ये C6H6Cl6 कहलाता है। तो इस कंपाउंड को बोला जाता है, क्योंकि बेंजीन से बना है ना, तो बेंजीन से कंपाउंड क्या बन गया, ये कितने क्लोरीन लगे, 6। तो इसलिए इसे बोलेंगे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहलाता है। और शॉर्ट फॉर्म क्या है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड की, BHC। तो BHC भी टर्म सही है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ये भी नाम ठीक है, और लिंडेन भी बोला जाता है इसे, ये भी ठीक है, राइट। और गैमेक्सन तो बोला ही जाता है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ दिस, राइट। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो तो ये ऐसा रिएक्शन है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड क्या है, क्लोरीन के साथ में ब्रेक कर गया, बट ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। ये जो ये रिएक्शन जो होती है वो होती है आपकी ड्रेस्टिक कंडीशन में, मतलब ज़बरदस्ती आप फोर्सफुली उस रिएक्शन को कर रहे हैं, राइट। कोई सपोज स्टूडेंट है नॉर्मल कंडीशन में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप उसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती करेंगे उसके साथ, तो डेफिनेटली वो पढ़ने के लिए फिर बैठ ही जाएगा, बट फिर भी वो मन से तो पढ़ेगा नहीं। तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्टडी कर रहा है तो वो मेंटली प्रिपेयर हो, और अल्टीमेटली देखो अगर आप अपना टाइम अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो तो आपका फ्यूचर अच्छा होता है, और फ्यूचर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप चाहते हो, है ना। मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और डेफिनेटली अगर आप अपने लिए फ़ायदे की चीज़ें सोचते हो तो डेफिनेटली वो समाज के फ़ायदे के लिए भी आना चाहिए। ओके, अब जैसे मैं मान लो अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो फिर मैं आपको कहाँ से पढ़ाता होता, राइट। तो मैं और कुछ काम करता होता, बट ये देखो पढ़ाई भी मेरे लिए फ्रूटफुल है। मैंने पढ़ाई की तो मुझे चीज़ें आई, और मेरा काम किया, जो मुझे आती है वही चीज़ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा केमिस्ट्री आता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको केमिस्ट्री सिखाने की। ओके, देखो अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख लो, एन एल्कीन obtained by the dehydration of an alcohol A on ozonolysis gives 2 molecules of acetaldehyde for every molecule of alkene. The alcohol A is, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो अल्कोहल क्या होगा, राइट। तो एन एल्कीन ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल, तो एक अल्कोहल है ए और उसका आपने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया है, तो डिहाइड्रेशन कर लिया उसका, राइट। यानी डिहाइड्रेशन का मतलब बेटा क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का एलिमिनेशन किया होगा आपने, वाटर निकाला हुआ वहाँ से, और ऑब्टेन्ड बाय द अल्कीन बन जाएगी उससे, ठीक है, अल्कीन बन जाएगी। अब अल्कीन का क्या करना है आपको, ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो जब अल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं आप, तो उसने क्या किया, अल्कीन का अगर ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स कौन से मिल रहे हैं बेटा, एसिटाल्डिहाइड के, यानी कि एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ये मिल रहा है आपको, ऐसे लिख लो,
यानी कि एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से ये मिल रहा है आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक दूसरा मॉलिक्यूल जो बेटा आपको मिल रहा है वो इस तरीके से, यानी कि उसने कहा कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, राइट। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन द मॉलिक्यूल ए। अब आपको ये मालूम है कि जो अल्कीन होगी वो कौन सी होगी बेटा, अल्कीन तो वही होगी, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन क्या होंगे, कपलिंग रिएक्शन हुई होगी ना, ये दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके बनाए गए, यानी कि इसका हम अल्कीन देखेंगे तो वो अल्कीन कौन सी रही होगी बेटा, वो अल्कीन ये रही होगी ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये कनेक्ट हुआ होगा। बाकी तो ये लिखेंगे आप CH3 और ये लिखेंगे आप CH, और इसे लिखेंगे CH देन CH3, यानी कि वो अल्कीन ये रही होगी, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि ओजोनोलाइसिस, अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से ये कंपाउंड दो मिल रहे थे, और मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे ये दोनों मालूम है कि ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो मुझे ये पता चल गया कि वो जो अल्कीन है वो ये है। अब मुझे इनडायरेक्टली पता ये लगाना है कि फिर अल्कोहल कौन सा है, राइट। तो मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन बन रही है। तो यानी कि बेटा अगर आप देखेंगे, और डिहाइड्रेशन की अगर बात कर रहे हैं आप, और ये कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, यानी तो 4 कार्बन इस वाले कंपाउंड में भी रहे होंगे। देखो कार्बन का डिहाइड्रेशन में कार्बन चेंज नहीं होता है, क्योंकि वाटर का रिमूवल हुआ है ना। तो अगर यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल्स में, तो रिएक्टेंट में भी कितने मॉलिक्यूल कार्बन रहे होंगे, 4 कार्बन रहे होंगे। तो देखो 4 कार्बन वाले इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो ये तो स्ट्रक्चर रहेगा नहीं। यहाँ 2 कार्बन है तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, और इस वाले में भी 4 कार्बन है। या तो आंसर थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर लिए। अब इन दो में आइडेंटिफाई करना है कि थर्ड है या फोर्थ है। तो बेटा डिहाइड्रेशन तो यहाँ पॉसिबल होगा, क्योंकि आपने देखा है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आप H यहाँ से निकाल सकते हो इस वाली पोजीशन से, यानी कि डिहाइड्रेशन आप करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से अल्कीन ये बन जाएगी ना, मोस्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यानी कि वो अल्कोहल ये रहा होगा। आ रही बात समझ में, अगर ये अल्कोहल रहा होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। और ये अल्कीन कैसी मिल रही है आपको, मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन मिल रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इनडायरेक्ट तरीके से भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले आपने देखा है कि आपको कंडीशन हिंट क्या दिया होता है, हिंट यहाँ से मिला, पता चला आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो अल्कीन बना लेंगे, देन अल्कीन से आप ए आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो होपफुली मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट पीछे ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, इसका आंसर आप मुझे दोगे, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन में रिपीट हो गया है दोबारा, तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो इसका आप आंसर कर लोगे। तो एज ए प्रैक्टिस मान लो ये क्वेश्चन आपके ऐसे रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, ड्यूरिंग ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड इफ हाइड्रोलिसिस इज मेड इन एब्सेंस ऑफ जिंक डस्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा, किसकी, एल्कीन की हाइड्रोलिसिस, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसे मिल जाएगा, एक इसे, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, ये बन जाएगा HCHO। बट जिंक की एब्सेंस में कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, जिंक की एब्सेंस में क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि HCOOH फार्मिक एसिड बन जाएगा। जिंक की एब्सेंस में बेटा क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा आपको सेकेंड, फार्मिक एसिड, यानी कि आंसर सेकेंड होगा। आ गई ना बात समझ में। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन 3,3 डाइमिथाइल 2-बुटेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ, तो होपफुली मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आज बेटा थोड़ी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, वैसे भी थोड़ा माइक काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो साउंड क्लैरिटी भी नहीं आ रही, और मेरा भी आज थोड़ा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो अगर आपको अच्छे से आवाज़ समझ में आ रही तो अच्छी बात है, अगर आप समझ पा रहे हैं। अब देखो 3,3 डाइमिथाइल 2-बुटेनॉल है, तो बेटा इसमें स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देखें 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4। अब मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब इसमें देखो बेटा 3 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप लगेंगे, तो मैंने लगा दिए 3 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप, और 2 पोजीशन पे जो है OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मेरा कंपाउंड हो गया 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। लेकिन इसको मैंने ट्रीट के किया है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, राइट। मुझे ये देखना है प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो मैं हिंट यहाँ ही दे देता हूँ आपको कि ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो H यहाँ से भी निकल सकता है इस वाली पोजीशन से, 1 पोजीशन से, और 3 पोजीशन से भी निकल सकता है। बट इसे मैं देखूंगा मैकेनिज्म के थ्रू, राइट। और मैकेनिज्म के थ्रू भी नहीं देखना है, तो तब भी आप इसे मैकेनिज्म के थ्रू देखोगे तो ज़्यादा बेटर है। देखो क्योंकि गलती होने के चांस बने रहेंगे अदरवाइज, क्योंकि H2SO4 में क्या है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, आपका बैड लिविंग ग्रुप है। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा बेटा, H+ आयन मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा ना ये, तो बैड लिविंग ग्रुप क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्ट कर लेगा इसके साथ में, ठीक है। तो जैसे ही ये रिएक्ट करेगा ना, तो बैड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप, तो आप ये कह सकते हो बैड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट होगा आपका गुड लिविंग ग्रुप में, तो OH2+ बन जाएगा ये।
और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और जब गुड लिविंग ग्रुप बन गया तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, और वाटर एलिमिनेट होने के बाद मालूम है आपको यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, राइट, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से प्लस। लेकिन ये मालूम है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो ये मालूम है आपको कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा यहाँ ना, मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग के बाद जो कंपाउंड देखेंगे आप टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा ये। इस तरीके से मिथाइल ग्रुप अगर शिफ्ट कर गया बेटा यहाँ पर, यहाँ अगर मिथाइल ग्रुप, तो ये देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी है, और ये बना है जो टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो आप ये कहना ये लेस स्टेबल है, और जबकि आप इस यहाँ की बात कर रहे हैं दिस वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन है ना, तो आपको मालूम है ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देख सकते हो कि जब ज़्यादा स्टेबल है तो यानी कि जो नेक्स्ट डी फिर क्या होना है, एल्किन का फॉर्मेशन होना है ना, तो प्रोटॉन इस वाली पोजीशन से निकलेगा, है ना, तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा इस वाली पोजीशन से, यानी कि प्रोटॉन निकलेगा। पहले क्या हुआ था, प्रोटोनेशन हुआ था, तो फर्स्ट स्टेप बेटा क्या रहेगी, प्रोटोनेशन, एंड लास्ट स्टेप रहती है डीप्रोटोनेशन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कहलाता है डीप्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन एंड द लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, तो ये डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, देखो बेटा, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा डबल बॉन्ड, देन कार्बन, कार्बन नो डाउट ये भी है, और ये, और डेफिनेटली ये मिथाइल ही है, ये मालूम है आपको मिथाइल है। तो बॉन्ड नोटेशन यूज़ किया है, तो ये मालूम, ये फाइनल कंपाउंड मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपाउंड बना है उसका आंसर आप दे सकते हैं, है ना। तो देख लो आप क्या आंसर होगा। तो नेमिंग अगर आप करोगे यहाँ से 1 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 देन 4। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे, 2 और 3, 2 3 डाईमिथाइल, देखो कहाँ लिखा हुआ है, 2 3 डाईमिथाइल ये लिखा हुआ है, और किस डबल बॉन्ड 2 पोजीशन में, तो ब्यूटीन, तो 2 3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। और डेफिनेटली इस क्वेश्चन के पूछने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो आप कह सकते हो नीट 2023, है ना, बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछने के। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिर आप सिर्फ यहाँ से आपको डायरेक्टली आंसर पे नहीं जाना है ना। अगर आप डायरेक्टली आंसर पे जाओगे तो गलती होने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो अगर आपको ध्यान में आता है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, पहले प्रोटोनेशन होगा, फर्स्ट बेटा क्या होगा, फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा, बेड लिविंग ग्रुप है, बेड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप, और उसके बाद इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट से क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन convert to tertiary carbocation. Secondary carbocation is less stable, while tertiary carbocation is more stable. Okay, then a final step is deprotonation. After deprotonation alkene formed, and this alkene is 2 3 dimethyl butene, right। तो पूरे चांसेस है इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले। ओके तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको इसी टाइप का, तो मुझे आप उसे सॉल्व करके देखेंगे। तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन डिक्टो आपको एग्जाम में मिले, हो सकता है वो आपको चेंज करके पूछ ले। तो चेंज करके अगर पूछता है तो उसका क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके एज ए प्रैक्टिस के तौर पे देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे। देख लो, अगर मैंने सपोज ये क्वेश्चन ले लिया ऐसे बेटा देखो, अगर ये क्वेश्चन मैंने ले लिया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, और यहाँ OH ले लिया इस तरीके से, और इस रिएक्शन को मैंने जो है से सिमिलर ट्रीटमेंट दिया है। सिमिलर ट्रीटमेंट देखो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पर सिमिलर ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया है। अब आपको यहाँ बताना कि मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, है ना। और हिंट के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हिंट के तौर पे आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना है, राइट। तो किस पे फोकस करेंगे आप, फोकस करेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी कि थर्मोडायनामिकली स्टेबल अल्कीन, थर्मोडायनामिकली स्टेबल अल्कीन, थर्मोडायनामिकली स्टेबल अल्कीन पर आपको फोकस करना है। ओके, थर्मोडायनामिकली स्टेबल अल्कीन से मतलब है स्टेबल प्रोडक्ट पे आपको फोकस करना है, स्टेबल प्रोडक्ट पे फोकस करना है ना। ओके, बात समझ में आ गई होगी ये। तो इस तरीके से, तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जैक्ट उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे, है ना। अगर आपने किया होगा इस क्वेश्चन को तो आप वाई लिख देंगे, और अगर नहीं किया तो एन, ठीक है। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मेरा आंसर इसका ये आया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देख लो। तो अगर ये लिया हुआ है ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनाइलिसिस। तो C5H10 है, C5H10 का मतलब बेटा अल्कीन है, क्योंकि ये फार्मूला किससे बिलोंग कर रहा है, CnH2n से, और ये फार्मूला अल्कीन का हो गया ना, क्योंकि चारों ऑप्शन में बेटा अल्कीन ही है। तो ऑप्शन को भी देख लो, चारों ऑप्शन में अल्कीन है, अल्कीन है, अल्कीन है। पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, हाँ ये भी हो सकता है साइक्लो, क्योंकि ओजोनोलाइसिस रिएक्शन तो बेटा अल्कीन देता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, या तो ये फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, या फिर फोर्थ होगा। तो मुझे ये देखना है कि ओनली ओजोनोलाइसिस से मुझे क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एसीटोन मिलना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट मेरा ये आना चाहिए, ये प्रोडक्ट आना चाहिए मेरा। तो मैं सबकी ओजोनोलाइसिस करके देख लेता हूँ। पहले 2 मिथाइल इसकी देख लेता हूँ, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की। तो अगर इससे ही आंसर आ रहा है मेरा, तो मैं इसे देख लूँगा। 4 कार्बन है, देखो बेटा, ब्यूटीन 4 कार्बन लिखे मैंने, 1 2 3 एंड 4, और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल लगा दिया मैंने, और 2 पर ही डबल बॉन्ड है, तो 2 पर डबल बॉन्ड का मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करूँगा ना, तो बेटा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपको पता है एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन ही, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा आपको, वो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो एक कंपाउंड ये मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड O, और दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा आपको C डबल बॉन्ड OH, देन CH3। तो देखो बेटा ये एसीटोन मिल रहा है ना आपको इस कंपाउंड में, तो इसका मतलब जो कंपाउंड है ना, उसने ये नहीं लिखा है, सिर्फ ऑनली नहीं लिखा है, साथ में ये बोला कि एसीटोन देता है, तो एसीटोन तो ये हो गया ना कंपाउंड, तो इसका मतलब पहला सही है आपका, ये फर्स्ट ठीक है। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्या सेकंड में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और फोर्थ में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, बट साइक्लोपेंटेन कभी ओजोनोलाइसिस नहीं होगा। यानी कि ओजोनोलाइसिस बेटा किस में होता है, ओजोनोलाइसिस तो या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ओजोनोलाइसिस तो इनमें देखने को मिलता है, तो या एल्कीन में या फिर अल्काइन में, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लो। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड वाज हाइड्रोलाइज्ड, calcium carbide was hydrolyzed, a gas was obtained, it had a garlic odor due to phosgene present as impurity, the gas was passed through ammoniacal solution of cuprous chloride, red ppt was obtained, the gas was। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है, बट स्टार्टिंग की लाइन है, कुछ थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशान करती हो, बट ये मालूम है आपको कि अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड से मतलब हो गया क्यूप्रस क्लोराइड और इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मीनिंग है इससे, है ना। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से मतलब ये है, और रेड पीपीटी मिल रहा है, राइट, रेड प्रेसिपिटेशन मिल रहा है इसका रिएक्शन कराने के लिए। तो आपको पता है रेड पीपीटी तो तब आता है इस रिएक्शन के साथ में जब वो किसके साथ रिएक्ट करता हूँ बेटा, बोलो। अगर मैंने एक आध 3 ऑप्शन दे दिया आपको, एक अल्केन दे दिया, अल्केन हो या फिर अल्कीन हो या फिर थर्ड अल्काइन हो, तो मुझे आप बता सकते हो कि किसके साथ वो रिएक्ट करेगा, अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कीन के साथ या अल्काइन। तो आपने देखा है रेड पीपीटी जो आता है ना, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो अल्काइन के साथ में आता है, ठीक है। और अल्काइन में भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ना, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो पहले रिएक्शन देख लो, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे ना आपको, तो बेटा मालूम है यहाँ से स्टिलीन बन जाती है, यानी कि ये कंपाउंड मिल जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बहुत फेमस रिएक्शन है, फेमस नहीं बल्कि फैमिलियर रिएक्शन कह सकते हो, बहुत वेल नोन रिएक्शन है। और ये 9th 10th में भी, 8th क्लास में, 8th में नहीं 9th 10th क्लास में ये रिएक्शन आप पढ़ चुके होते हो कि कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये रिएक्शन, ये गैस बन जाती है, एथिलीन गैस बन जाती है, ठीक है ना। और उसने बोला इसमें थोड़ी सी ऑड स्मेल आती है, गार्लिक ऑर्डर आता है, और उसमें इम्प्योरिटी रहती है, इम्प्योरिटी उसने बोला है, इम्प्योरिटी किसकी रहती है, इम्प्योरिटी रहती है फॉस्जीन, नाम लिखा है, फॉस्फीन मत समझना बेटा, फॉस्जीन बोला है उसने, फॉस्जीन, फॉस्जीन बोला है। फॉस्जीन का फार्मूला होता है कार्बोनाइल क्लोराइड, इसे फॉस्जीन बोला जाता है। और एक होता है फॉस्फीन, वो अलग चीज़ होती है ना, फॉस्फीन भी होता है एक, वो PH3 होता है। फॉस्फीन क्या होता है, PH3, और ये बोला है उसने फॉस्जीन, तो फॉस्जीन का फार्मूला ये होता है, राइट। तो इसकी इम्प्योरिटी रहती है, इसकी नहीं। अब क्योंकि इसको अगर आप पास करेंगे ना इस सोल्यूशन के साथ में, इस सोल्यूशन के साथ पास करेंगे किसके साथ में, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मालूम है कि इसके पास क्या है ना, इसके पास ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या लग जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके इस पर कॉपर लग जाएगा, कॉपर अटैच्ड हो जाएगा ना, यहाँ आके बेटा कॉपर अटैच्ड हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड पे कॉपर अटैच्ड होगा, और जैसे ही हाइड्रोजन की कॉपर अटैच्ड होगा तो कॉपर की वजह से कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, रेड पीपीटी मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आंसर क्या हो गया, आंसर ये एथिलीन, एथिलीन या एसिटाइलिन भी बोला जाता है इसे, ठीक है, एसिटाइलिन, है ना, एसिटाइलिन, या फिर आप कह सकते हैं एथिलीन नहीं, एथाइन भी बोला जाता है, आयुपिक नेम हो गया, या आयुपिक नेम बोला जाता है, आयुपिक नेम बेटा क्या हो गया, एथाइन। और जो एसिटाइलिन नेम है वो जनरल नेम है या कॉमन नेम है, राइट। तो आंसर आपको समझ में आ गया थर्ड।
ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, और जिस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज बड़ी होती है ना, वो ये मान के चलो क्वेश्चन ईजी होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है आपको। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बड़ी लैंग्वेज में मिल रहा है, बड़ा सा लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप ये समझो उस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम हिंट दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी है, सिंगल स्टेप है, वही आपको क्वेश्चंस प्रॉब्लम में डाल सकता है। अदरवाइज़ ऐसा बड़ा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में बिल्कुल भी नहीं डालेगा। तो ध्यान में रखना है, साइकोलॉजिकली हमें ये लगता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है तो शायद टाइम टेकन होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो क्वेश्चन ईजी भी होता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन बेटा मैंने ये लिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये 4 कंपाउंड्स मैंने लिए हैं, आपको इनका आंसर देना है ना। अगर आप आंसर देंगे अच्छी बात है, अगर आप आंसर नहीं देते तो फिर मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन है, मैंने कहा कि कार्बोकेटाइन से रिलेटेड डेफिनेटली कार्बोकेटाइन से रिलेटेड नीट 2023 में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे कहा था यश चोपड़ा की मूवी में शाहरुख खान ज़रूर रहता है ना। जनरली अगर आप यश चोपड़ा की मूवी देखेंगे तो उसमें शाहरुख खान रहा होगा। ठीक है ना। ऐसी एनटीए के एग्ज़ाम में देखेंगे ना, तो एनटीए जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को ज़रूर लेती है। तो एनटीए जस्ट लाइक, आप कह सकते हैं एनटीए जस्ट लाइक यश चोपड़ा एंड कार्बोकेटाइन जस्ट लाइक एज ए शाहरुख खान। ओके, तो होपफुली कि अपनी बात आपको समझ में आई होगी, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट में मुझे। और अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, समझ में आया है, तो मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।